श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड पे बात चल रहा है। न्यूक्लिक एसिड में आपको बताए थे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का भी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये भी बताए थे। नाइट्रोजन बेस होंगे, पेंटोज शुगर होंगे, फॉस्फेट होंगे। हम नाइट्रोजन बेस पे भी बात कर चुके हैं, पेंटोज शुगर पे भी बात कर चुके हैं, फॉस्फेट पे भी बात कर चुके हैं। नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स के होते हैं, पैरामिडीन, प्यूरीन, बात कर चुके हैं। उसके बाद ही पेंटोज शुगर पे भी बात कर चुके हैं। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, दोनों में डिफरेंस भी देख चुके हैं। राइबोज में आपको बताए थे कि सेकंड कार्बन पे OH मिलेगा, वहीं डीऑक्सीराइबोज पे सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन मिलेगा। सेकंड कार्बन पे राइबोज पे OH मिलने के कारण, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण, ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होने के कारण ये मोर रिएक्टिव हो गए। मोर रिएक्टिव होने के कारण ये लेस स्टेबल हो गए। वहीं पे डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन मिला। सिर्फ हाइड्रोजन मिलने के कारण यहाँ ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऑक्सीजन अगर अब्सेंट है तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन अब्सेंट होने के कारण और लोन पेयर नहीं होने के कारण ये लेस रिएक्टिव हो गए और ये मोर स्टेबल हो गए। इसलिए आपको बताए कि जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो होता है वो डीएनए होता है, न कि आरएनए होता है। डीएनए ही क्यों होता है कि डीएनए मोर स्टेबल होता है, आरएनए लेस स्टेबल होता है। जहां डीएनए नहीं मिलेंगे वहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन जहां डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट हैं तो वहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल होंगे, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होने के कारण है कि इनके जो पेंटोज शुगर हैं, पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन मिल रहे हैं। सिर्फ हाइड्रोजन मिल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन अब्सेंट है, यानी कि लोन पेयर अब्सेंट है, यानी कि ये लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है। इसकी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड के अगले कंपोनेंट फॉस्फेट पे भी हम बात कर चुके हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आप सामने देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड का है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ होंगे। कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन बेस होंगे, पेंटोज शुगर होंगे, फॉस्फेट ग्रुप होंगे। आपको हम ये बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होंगे। कौन कौन से होंगे? तो एक तो शुगर होंगे, और शुगर हमेशा बीच में प्रेजेंट होगा। शुगर जो है वो हमेशा बीच में प्रेजेंट होंगे। शुगर के एक तरफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे और शुगर के दूसरी तरफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। आइए देखिए, आपको बताए थे न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज होंगे, नाइट्रोजन बेस होंगे, पेंटोज शुगर होंगे, फॉस्फेट होंगे। शुगर हमेशा बीच में प्रेजेंट होंगे। शुगर के एक तरफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, दूसरी तरफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। शुगर हमेशा बीच में प्रेजेंट होंगे, एक तरफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। आपको ये भी बताए थे, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। ये पूरा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो वो डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनका शुगर अगले के फॉस्फेट से जुड़ेगा, उसी प्रकार इसका जो शुगर है वो अगले के फॉस्फेट से जुड़ेगा, और ऐसे ये डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो आज वही देखना है कि इसके जो बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं, इनके बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये शुगर है आप देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस है ये भी आप देख रहे हैं। आपको हम ये भी बताए थे अगर वो प्यूरीन रहा तो इनका जो 9th नंबर का नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये पैरामिडीन रहे तो इनका 1 नंबर का जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। और शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो शुगर है और ये जो नाइट्रोजन है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आपको ये बता चुके हैं कि ये अगर प्यूरीन रहा तो इनका 9th नंबर का नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। पैरामिडीन रहा तो 1 नंबर का नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा।
ये शुगर का कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों के जो बीच बॉन्ड बन रहे हैं, इस बॉन्ड को कहेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे, फिर सुनिएगा, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं, इस बॉन्ड को बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बॉन्ड किनके किनके बीच बन रहा है, तो वो फिर सुनिए, अगर ये प्यूरिन रहा तो 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा शुगर के 1 नंबर के कार्बन के साथ। अगर ये पायरामिडीन रहा तो 1 नंबर का नाइट्रोजन शुगर के 1 नंबर कार्बन से बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। उसके बाद ये शुगर जो है, ये शुगर इस फॉस्फेट ग्रुप से भी बॉन्ड बनाएंगे, तो इस शुगर के 5वें नंबर का कार्बन इस फॉस्फेट से बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड को कहेंगे हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होगा, फिर सुनिएगा, ये जो शुगर है, ये शुगर के 5वें नंबर के कार्बन इस फॉस्फेट से बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आइए इसको डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये तो शुगर हो गए, शुगर बीच में प्रेजेंट होंगे, शुगर के एक तरफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन बेस हो गए। शुगर के एक तरफ फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, ये जो देख रहे हैं एक तरफ फॉस्फेट प्रेजेंट हो गए। हम अभी इस बॉन्ड की बात की, आपको बताए कि अगर प्यूरिन रहा तो ये 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में। तो ये डायग्राम में देख रहे हैं प्यूरिन है, तो ये 9th नंबर का नाइट्रोजन है जो बॉन्ड बना रहा है। किससे बॉन्ड बनाएगा, शुगर से। शुगर का कितने नंबर का कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, तो शुगर का 1 नंबर का जो कार्बन है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बॉन्ड को हम क्या बोले, ये बॉन्ड का नाम हो गया एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम हो गया एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर देखिएगा, उसके बाद ये शुगर को इस फॉस्फेट से भी बॉन्ड बनाना है। तो ये शुगर का जो 5वें नंबर का कार्बन है, शुगर का 5वें नंबर का कार्बन इस फॉस्फेट से बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड को हम बोल रहे हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोल रहे हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यानी कि इसमें 2 बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड हो गए एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके किसके बीच बने, तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बने। वहीं शुगर और जो हमारे फॉस्फेट हैं, शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बने वो बॉन्ड बने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये पूरा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हो गया। कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में आप देखें कौन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसमें से हम फॉस्फेट को हटा दें, फॉस्फेट को हटा देने के बाद जो बच जाएगा वो न्यूक्लियोसाइड हो गया। फिर देखिएगा आप, अगर इसमें हम फॉस्फेट को रिमूव कर दिए तो फॉस्फेट को रिमूव करने के बाद जो बच गया वो न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को हम ऐड कर दिए तो पूरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में आकर के जुड़ेंगे तो उसे डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार बेसिक डायग्राम फिर समझिएगा। हम आपको जो बताए थे, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होंगे, बीच में हमेशा शुगर होंगे, शुगर के एक तरफ नाइट्रोजन बेस होंगे, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप होंगे। देखिए, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होंगे, बीच में शुगर होंगे, शुगर के एक तरफ नाइट्रोजन बेस होंगे, दूसरे तरफ फॉस्फेट होंगे। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होंगे, बीच में शुगर होंगे, एक तरफ नाइट्रोजन बेस होंगे और एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप होंगे। इस दोनों के बॉन्ड के बारे में हम बात कर चुके। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, अभी आपको बताया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। शुगर फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, ये भी बता चुके।
आपको ये भी बता चुके ये पूरा कंप्लीट डायग्राम एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये कंप्लीट डायग्राम न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते चले जाएंगे तो डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड से, ये न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेंगे? तो सुनिए, इनका जो शुगर है इनके फॉस्फेट से जुड़ेगा, इनका जो शुगर है इनके फॉस्फेट से जुड़ेगा। तो वही देखना है ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड बन रहे हैं। अब इस बॉन्ड पे बात करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहे हैं तो कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। ये भी आप डायग्राम जो देख रहे हैं ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। ये डायग्राम भी एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। डायग्राम में 3 चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, शुगर मिलेंगे, नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे। सेम वही न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। आइए देखिए, जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आइए वो देखते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम किस हिसाब से कह रहे हैं वो देखिएगा। यहां तक जब एक न्यूक्लियोटाइड, इस डायग्राम को देखिए आप, यहां पे पहली बात तो ये, जब किसी की भी बॉन्ड गिनी जाती है तो वो कार्बन से कार्बन चल करके बॉन्ड गिनी जाती है। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड का शुगर इस फॉस्फेट से जुड़ेगा, ये बात हम आपको बताए थे जस्ट पहले ही। जो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होगा तो उनका जो शुगर है वो इस फॉस्फेट से जुड़ेगा। जब इनका शुगर इस फॉस्फेट से जुड़ रहा था तो यहाँ जो बॉन्ड बना वो तो बॉन्ड एस्टर बॉन्ड ही बना। क्या बोले, फिर सुनिएगा। जब एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर दूसरे के फॉस्फेट से जुड़ा तो जो बॉन्ड बना वो एस्टर बॉन्ड ही बना। लेकिन जो बॉन्डिंग गिनी जाती है वो कार्बन से चलकर कार्बन पे ख़त्म होती है। तो कार्बन यहाँ है और कार्बन यहाँ है। ये बॉन्ड पहले ही बन चुका था, जो आपको बताए थे हम। शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो एस्टर बॉन्ड होगा। तो ये एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन जो बॉन्डिंग गिनी जाती है वो कार्बन से कार्बन चल के ख़त्म होती है। इसलिए 2 एस्टर बॉन्ड होने के कारण इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फिर सुनिएगा क्या बोले। इस डायग्राम में देखिए, जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख पा रहे हैं वो ऊपर वाला पोर्शन एक न्यूक्लियोटाइड है, नीचे एक न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि इससे पहले जो आप देख रहे हैं एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर है एक न्यूक्लियोटाइड ये है। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड बनेंगे तो आपको हम बताए थे एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का ये जो शुगर है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि ये रहा फॉस्फेट, तो इसके फॉस्फेट से बॉन्ड बनाएंगे। जब इनका शुगर दूसरे के फॉस्फेट से बॉन्ड बना रहे हैं तो जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड तो एस्टर बॉन्ड ही बन रहा है। लेकिन कोई भी बॉन्डिंग कार्बन से स्टार्ट हो करके कार्बन पे आके ख़त्म होती है। कोई भी बॉन्डिंग कार्बन से स्टार्ट हो करके कार्बन पे आके ख़त्म होती है और उसके बीच का बॉन्ड गिना जाता है। इसलिए एक एस्टर बॉन्ड तो यहाँ बन गया, और एक एस्टर बॉन्ड जब ये शुगर इस फॉस्फेट से जुड़ा था, जब ये शुगर इस फॉस्फेट से जुड़ा था तो आपको बताया इसके बीच में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये शुगर के जो 5 नंबर के कार्बन थे इस फॉस्फेट से बॉन्ड बनाए और इसके बीच जो बॉन्ड बना था वो एस्टर बॉन्ड था। इसलिए जो एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है तो उस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग हमारी कार्बन से चल करके कार्बन पे ख़त्म होती है। इसलिए कार्बन से आप गिनिए, यहाँ एक कार्बन रहा, यहाँ एक कार्बन रहा, तो इस कार्बन और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बना वो एक एस्टर बॉन्ड हो गया। और इस फॉस्फेट और कार्बन के बीच एक एस्टर बॉन्ड तो पहले ही बन चुका था। इसलिए कार्बन से चल करके कार्बन पे जब खत्म होती है तो इसमें 2 एस्टर बॉन्ड आ जा रहा है। इसलिए हम इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है
तो उसके बीच जो बॉन्ड बोला जाता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। सवाल कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहे हैं तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो वहाँ सीधा एग्जाम्पल दे दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो ऐसे में क्या करना है कि चाहे वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो, एस्टर बॉन्ड हो, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो, जो भी हो सारा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही आता है, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड ही आंसर जाएगा। फिर देखिएगा आपको क्या बता रहे हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे एंड न्यूक्लिक एसिड के बीच कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात किए तो आपको बताए कि बीच में शुगर होंगे, एक तरफ नाइट्रोजन बेस होंगे, दूसरी तरफ फॉस्फेट होंगे। शुगर जब नाइट्रोजन बेस से बॉन्ड बनाएंगे तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, तो इसके बीच बॉन्ड होगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यही शुगर जब फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा लिंकेज होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। दूसरा आपको हम ये भी बताए एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़े गए तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। उसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि बॉन्डिंग जो गिनी जाती है वो कार्बन से स्टार्ट करके कार्बन पे खत्म की जाती है, इसलिए इसके बीच बॉन्ड जो आ रहा है वो 2 एस्टर बॉन्ड आ जा रहा है, इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोले। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी। पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।